Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, I am Pradeep Yadav from Raj International School. Today, I am going to teach you history of 12th class. Our chapter is framing the Constitution, and today's topic is defining right. In this chapter, I am going to tell you. In this topic, I am going to tell you when the Constitution Assembly were making or constructing our constitutions, they were debating, discussing on the defining rights. मतलब कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कोशिश कर रही थी, वो डिबेट डिस्कशन कर रही थी कि पीपल्स को किस टाइप के राइट्स दिए जाएं, कौन सी नेशनल लैंग्वेज बने है, कैसी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चले, क्या अपन को पहले वाला जो कॉलोनियल पीरियड में जो यूरोपियंस थे उन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे 1909 में, 1919 में एंड 1935 में। तो इनको एज यूजुअल अपन को अडॉप्ट करना है या उसमें कुछ चेंजेस देने हैं रिगार्डिंग टू डिफाइनिंग राइट को लेकर। फिर भी हमने एज इट इज नहीं किया है, हमने फिर भी जो मेजर पोर्शन है 1935 का लिया है। तो आज हम उसी बात पे बात करेंगे। तो पहला उन्होंने टॉपिक ले लिया सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होता क्या है? इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1909। ध्यान रखना, इनको मेंशन करते चलना ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ये सेपरेट इलेक्ट्रोड्स जो है 1909 में अपनी जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उन्होंने चालू किया था। ये किस लिए था? ये मोस्टली हिंदू और मुस्लिम्स के लिए था। मुस्लिम जो थे वो अपने आप को माइनॉरिटीज मानते थे और वो यह सोचते थे कि हमारा जो हम कभी भी रूलिंग पार्टी नहीं बना सकते, हमारे कभी भी बंदे इलेक्शन को जीतकर असेंबली में नहीं जा सकते, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा वो माइनॉरिटीज में है। तो इसके लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन बना दिया गया कि जैसे एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एरिया बना दिया गया कि यहाँ से मुस्लिम पीपल ही खड़ेंगे। मुस्लिम सपोज कीजिए 5 खड़े हो जाते हैं, तो 5 पीपल जो है डोर टू डोर जाएंगे, कंपेनिंग करेंगे, पीपल से वोट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और फिर उन 5 में से जो पीपल है जिनको जो अच्छा लगेगा उसको वो वोट देंगे और उन्हीं 5 पीपल में से कोई जीत कर आ जाएगा। और उनको जो वोट देगा वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट देगी उनको। तो इसी को ही सेपरेट इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी जी जो थे वो सेपरेट इलेक्ट्रोड का विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी ऐसे इस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के लिए B.R. अम्बेडकर साहब हैं, वो भी इसके सपोर्ट में थे कि सेपरेट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपने सुना होगा महात्मा गांधी पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर। 1932 में उसमें अपने जो B.R. अम्बेडकर जी जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्ट्रोड हो। महात्मा गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। और भी बहुत सारे जैसे मुस्लिम लीग थी वो भी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाह रही थी। महात्मा गांधी जी और भी जो डिफरेंट जो रूलर्स हैं लीडर्स जो हैं वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का विरोध करते, क्योंकि इसमें क्या होता है दो कम्युनिटी है वो कभी भी इंटरमिक्स नहीं हो पाएगी, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएगी। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है यह सोसाइटी के लिए पॉइजन का काम करता है। मैंने कहा वो कभी मिक्स नहीं हो पाएगी और हर कंट्री में जो पीपल्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रदरहुड होना चाहिए जो कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इस वजह से सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है इसको मना कर दिया गया और धीरे धीरे भी इसकी जो डिमांड उठ रही थी। बाद में तो आपके B.R. अम्बेडकर जी जो हैं जब उन्होंने देखा जो रॉयट्स हो गए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में 1947 में, तो उस वजह से भी उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया था कि हाँ ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। अच्छा, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कानून बना रही थी तो माइनॉरिटीज जो थे वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के लिए बात कर रहे थे। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के लिए जो वो बात कर रहे थे तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स या किसको माइनॉरिटीज दी जाए, तो कहीं पता चल गया जो माइनॉरिटीज के जो ग्रुप्स हैं उनको स्पेशल राइट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के लिए तो मना कर दिया, यानी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज का सिस्टम रह गया।
मेजोरिटी मतलब जो माइनॉरिटी जो ग्रुप थे, माइनॉरिटीज ग्रुप वो हो गए हिंदू को छोड़ के सभी जो थे वो माइनॉरिटीज ग्रुप में काउंट हो रहे थे। जैसे डिप्रेस क्लास थी, बैकवर्ड जो क्लास होती थी, वो भी अपने आप को माइनॉरिटीज में इंक्लूड करना चाहते थे। हालांकि वो ये कहते थे कि हम नंबर के अकॉर्डिंग तो माइनॉरिटीज नहीं है, लेकिन वी नीड्स टू ए स्पेशल अटेंशन, हमको एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। हम कई सालों से इस समाज से कटे हुए हैं, हमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। अब हम चाहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है और वो सभी पीपल को इक्वल राइट्स और फ्रीडम की बात कर रही है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें डाली जाए जिसकी वजह से ये सप्रेस, ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास जो है, ये आगे आ जाए। इसी तरह ही आपके जो ट्राइब्स जो थे, ट्राइबल पीपल जो हैं, वो भी स्पेशल राइट्स की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग जो है या दूसरे भी जो रिलीजन्स वगैरह हैं वो भी स्पेशल राइट्स की बात कर रहे थे। उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा था, मन में एक संदेह था, उनकी एजिटेशन भी थी कि कहीं इंडिपेंडेंट जो इंडिया होगा उसमें उनके साथ में कुछ बुरा नहीं कर दिया जाए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में कुछ बातें आती हैं स्टेट्स की। अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है वो अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये टॉपिक अपन बाद में ले लेंगे। पहले जो आज करवाया है इसका थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं, कुछ बच तो नहीं गया है। ठीक है, अच्छा, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए थे कि उनमें शुरू से लेकर एंड तक उनके डिबेट डिस्कशन चलता रहा और कुछ का तो हम पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाए थे या उस आम सहमति हम नहीं बना पाए थे। आम सहमति मतलब हो गया जिसमें सभी पीपल्स इजीली राजी हो जाए, हैप्पी हो जाए कि हाँ भाई जो बनाया है वो सही बनाया है। चलते आगे। It was clear that there were not collective shared answer to any of each question. कौन से क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन थे पीपल्स के सामने? हाउ वर द राइट ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन टू बी डिफाइंड, कि जो इंडिविजुअल सिटीजन जो होगा उसके राइट्स जो हैं वो उसको कैसे मिलेंगे। ऑप्रेस्ड जो ग्रुप है क्या वो इन लोगों को दबा के रखेगा। ठीक है, कुछ पीपल्स के मन में दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल को राइट्स कैसे दिए जाएंगे, जो ऑप्रेस्ड क्लास होगी क्या उनको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, और जो माइनॉरिटीज है उनका क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका आंसर मिलना इतना आसान नहीं था। आज अपन विल ऑफ द पीपल एंड डिक्लेयर दैट द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू फुलफिल द पैशन दैट लाई इन द हार्ट ऑफ द मासेस। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे उनको इन क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरह से पता था और वो इनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे, क्योंकि जो पीपल्स की जो विल थी वो उनके साथ थी। पीपल्स की विल्स के अकॉर्डिंग उनको काम करना था। ठीक है, द प्रॉब्लम विद ए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, जो मैंने कहा तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स जो है पहले कुछ ग्रुप्स ने डिमांड कर दी, माइनॉरिटीज ने डिमांड कर दी कि हमारे पास में सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए। तो उनकी क्या क्या डिमांड थी, उनकी डिमांड को किस किस ने मना कर दिया। आज ऑन 27 अगस्त 1947 पी पॉकर बहादुर मद्रास से थे, उन्होंने पावरफुल स्पीकर रही, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा कंटिन्यू सेपरेट इलेक्ट्रोड, वो सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहते थे। माइनॉरिटी एग्जिट इन ऑल लैंड और बहादुर दे कुड नॉट बी विश अवे, दे कुड नॉट बी इरेज आउट ऑफ द एक्सिस्टेंस, की माइनॉरिटीज जो हैं इनको हम हटा नहीं सकते, ये हर जगह फैली हुई है। दे नीड वाज टू क्रिएट ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटी कुड लिव इन हार्मनी विद अदर, वो चाहते थे कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क यानी कि पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट में इनको भी पार्टिसिपेशन मिले। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी कुड बी मिनिमाइज, और कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। दिस वॉज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा? ओनली इफ माइनॉरिटी वर well represented within the political system, their voice heard and their view taken into account। और ये कब होगा, तो माइनॉरिटीज की बात कब सुनी जाएगी? जब उनको गवर्नमेंट में हिस्सा मिलेगा, गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में उनको, गवर्नमेंट को रन करने में उनको शेयर मिलेगा, उनकी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, उनके की बातों को महत्व दिया जाएगा।
Only separate electorate would ensure that Muslim had a meaningful voice in the governance of the country. और मुस्लिम जो थे उन्होंने कह दिया हमारी जो वॉइस है उसका महत्व जब होगा जब हमको ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह मिलेगा. द नीड ऑफ द मुस्लिम बहादुर फेल्ट कुड नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड. उन्होंने कहा बहादुर जी ने कि जब तक कि कोई भी जो नॉन मुस्लिम जो पीपल है वो मुस्लिम्स की प्रॉब्लम को नहीं जान सकता, ठीक है, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना ज़रूरी है. और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से मुस्लिम की प्रॉब्लम मुस्लिम ही जान सकता है और वो ही उनका बहुत ही अच्छी तरीके से समाधान भी कर सकता है. द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवोक्ड एंगर एंड डिसमिस अमंग मोस्ट नेशनलिस्ट. जो कई सारे नेशनलिस्ट थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साइड में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे. इन द पैशनेट डिबेट दे फॉलो मोस्ट नेशनलिस्ट सॉ सेपरेट इलेक्टोरेट एज ए मेजर डेलिब्रेट इंस्टेड ऑफ द ब्रिटिश. अच्छा, उन्होंने कहा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट है ये अंग्रेजों की नीति है. वो अंग्रेज जो थे इस नीति के इसके ज़रिए वो डिवाइड एंड रूल वाली नीति बना रहे थे. अब उनको यह ख़त्म करना है और आप आज भी उसी के पक्ष में बात कर रहे हैं. दूसरे एक बंदे थे उन्होंने कहा R.V. धुलेकर थे टोल्ड बहादुर विद द हेल्प of it they urged minority to a long rule give it. Now there is no one to misguide you. अब आप जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राग आलाप रहे हैं इसको आप छोड़ दो. इंडिपेंडेंट इंडिया में आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. पार्टीशन एंड मेन नेशनलिज्म fervently opposed the idea of the separate electorate. पार्टीशन की वजह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में मोस्टली जो पीपल सोच रहे थे उनमें से अधिकतर जो पीपल से अब सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट खड़े हो गए. कुछ ने कहा कि यह एक पॉइजन का काम कर रहा है, जैसे पॉइजन किसी की बॉडी में घुस जाता है बॉडी को खराब कर देता है, तो उसी तरह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये कंट्री की यूनिटी को खत्म करेगा. डिक्लेयर सरदार पटेल. ये सरदार पटेल ने कहा था ये पॉइजन का काम करते बटे बट लाइक रहना एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी. इट वाज ए डिमांड दैट हैज टर्न वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर. इस डिमांड की वजह से एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी और हर जगह जो कंट्री है कम्युनिटी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी. नेशन जो है डिवाइड हो जाएगा और हर जगह ब्लड शेड यानी कि खून बिखर जाएगा, यानी लड़ाई वगैरह या सिविल वॉर वगैरह जो हो जाएगी. डू यू वॉन्ट पीस इन दिस लैंड? इफ सो डू अवे विद इट. अगर आप इस देश में शांति चाहते हैं तो आप इस मांग को छोड़ दें. काउंटिंग द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट गोविंद वल्लभ भाई पंत डिक्लेयर दैट इट वाज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन बट ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटी. बढ़ कर जाना है कौन से स्टेटमेंट इन्होंने बोले थे. तो भारतीय गोविंद वल्लभ पंत हैं, इन्होंने कहा कि ये नेशन के लिए तो नुकसानदायक है, हार्मफुल तो है ही, साथ में उस माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए भी नुकसान है. He agreed with Bahadur that success of democracy was to be judged by the confidence generated among different section of people. वो इस बात से सहमत हुए कि किसी भी कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस जब आता है जब उसकी बात को सुना जाता है. डिफरेंट सेक्शन के बीच में ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीपल्स के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा करे कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में उनके साथ में कोई भी बुरा नहीं होगा. He agreed to that every citizen in free state should be treated in a manner that they are satisfied. They had an obligation to try and understand the problem of minority. हम कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम समझ सकें और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा तरीका इस्तेमाल कर सकें. पंत अपोज द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट. इट वाज ए सोसाइटियल डिमांड, सोसाइड करने वाली डिमांड है. ही अर्ज्ड दैट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटीज मेक देम वल्नरेबल. और इस डिमांड की वजह से जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एक सेपरेट ग्रुप के में रह जाएंगी और उन फ्यूचर वो ख़त्म भी हो जाएंगे. एंड डिराइव देम ऑफ एनी इफेक्ट से विद इन द गवर्नमेंट. बिहाइंड ऑल दीज आर्गूमेंट वाज द कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ ए यूनिफाइड नेशन स्टेट. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले जो मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो मेंबर थे
वो इंडिया को यूनाइटेड कंट्री बनाना चाहते थे, यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते थे, इन ऑर्डर टू होल्ड पॉलिटिकल यूनिटी एंड फोर्ज अ नेशन, और सभी को एक राजनीतिक तंत्र में, और फॉर अ नेशन एवरी इंडिविजुअल हैड टू बी माउंटेड इनटू ए सिटीजन ऑफ द स्टेट, और इसके लिए वो हर सिटीजन को एक स्टेट का नागरिक मानते थे। यानी कि उनका मानना था, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ऑल द इंडियंस आर ट्रीटेड इक्वली, सभी को इक्वली ट्रीटेड किया जाएगा। हालांकि किसी भी पर्सन का रिलीजन अलग अलग हो सकता है, कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है, वहाँ पे उसको अलग ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने वो एक ही माना जाएगा। ठीक है, इसी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंट्री जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम में आ जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन राइट बट सिटीजन हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट। इनमें का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को कुछ राइट्स देगा और बदले में लॉयल्टी चाहता है कि हर इंडियन जो है या उस कंट्री का जो सिटीजन है वो अपने स्टेट के लिए लॉयल रहे, लॉयल मतलब वफादार बना रहे। मेंबर ऑफ ऑल द कम्युनिटी हैड टू एक्ट एन इक्वल मेंबर ऑफ वन स्टेट एज देयर वुड बी ए डिवाइडेड लॉयल्टी। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी जो लॉयल्टी है, वफादारी जो है वो बदल जाएगी। देयर इज द अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट, लेट अस रिमेंबर नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्ट। अच्छा, मुस्लिम जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी, हालांकि सभी मुस्लिम जो थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। जैसे बेगम अजीज रसूल जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरल के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था सेपरेट इलेक्टोरल जो है यह हमारे खुद का ही नुकसान कर देगी। 1949 most Muslim member of the Constitutional Assembly were agreed that separate electoral were against the interest of the minority। अधिकतर जो मुस्लिम जो थे वो मानने लगे थे कि हमारे पक्ष में नहीं है, यह हमारा ही बुरा कर देगा। Instead, Muslim needed to take an active part in the democratic process। हालांकि वो फिर भी वो चाहते थे कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको एक्टिव पार्टिसिपेशंस मिले, एंड दे हैड टू रिसीव वॉइस इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और उनकी बात को सुना जाए। वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजुलेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजुलेशन। जो रेजुलेशन में दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो लोग बाग थे वो उससे खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि हमें कुछ और भी मिले। क्या मिले, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये आ गया कि माइनॉरिटीज हम किसको मानेंगे। मुस्लिम्स कहते हैं हमें मानो, डिप्रेस क्लास कहती है हमें मानो, दूसरी क्लास है वो कहती है हमें मानो। जबकि आज ये रंगा जो थे वो लीडर थे, पीजेंट मूवमेंट्स के लीडर थे और एक सोशलिस्ट थे, वो ये कहते थे माइनॉरिटीज जो है वो हमें गरीब लोगों को माननी चाहिए, जो दबे हुए जो लोग बाग हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो कि रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानते, उनको माइनॉरिटीज मानना चाहिए। हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स के आधार पे मिलना चाहिए, ना कि उनके रिलीजन के टर्म पे मिलना चाहिए। द रियल माइनॉरिटी फॉर रंगा वर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। दबे कुचले जो पीपल्स हैं वो हैं। ही वेलकम द लीगल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ग्रांटिंग। उन्होंने बधाई दी, वेलकम बधाइयाँ दी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हर पीपल्स को लीगल राइट्स दे रही है। इन दिस ओपिनियन इट वॉज मीनिंग लेस फॉर द पुअर पीपल इन द विलेज टू नो दैट दे नाउ हैड टू फंडामेंटल राइट टू लिव। लेकिन उन्होंने कहा इस राइट का कोई फायदा नहीं है जब तक कि गांव में रहने वाले बंदे को नहीं मालूम कि उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या उसको जीने का अधिकार है, क्या उसको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और दैट मीटिंग, क्या वो मीटिंग बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। जब तक उनको इस चीज़ का नहीं पता, इस राइट का कोई फायदा नहीं है। इट वॉज एसेंशियल टू क्रिएट कंडीशन वेयर दिस कॉन्स्टिट्यूशनली इन एंड सेरेंड राइट कुड बी इफेक्टिवली इंजॉय। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो सभी जो पीपल्स हैं, मोस्टली जो पीपल्स हैं, वो अपने राइट्स को जान सकें। हमको उनको प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, दे नीड प्रॉप्स मतलब उनको सपोर्ट्स की ज़रूरत है, उनको एक सीढ़ी की ज़रूरत है ताकि वो जो समाज से कटे हुए हैं वो उस सपोर्ट के ज़रिए समाज के साथ में खड़े हो जाएं।
ठीक है, आगे चलते हैं। रंगा ने सेपरेट also drew attention Ranga also drew attention to the group that separated the broad masses of India and those claiming to speak behalf of Constitutional Assembly, whom are we supposed to represent? रंगा ने कहा कि हम किसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस बना रहे हैं, हम किसका रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं। द ऑर्डनरी मासेस ऑफ अवर कंट्री, हम ऑर्डनरी पीपल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एंड येट मोस्ट ऑफ अस डोंट बिलोंग टू द मासेस देमसेल्व्स, और हम उस सेक्शन से जुड़े हुए भी नहीं हैं। वी आर ऑफ देम, वी विश टू स्टैंड, हम उनके लिए खड़े हैं। बट द मासेस देमसेल्व्स आर नॉट एबल टू कम अप टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, लेकिन जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। इट मे टेक सम टाइम, कुछ समय लगेगा उनको हम तक पहुंचने के लिए। हम उनके ट्रस्टी बने हुए, हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्पीक फॉर देम। वन ऑफ द ग्रुप मेंशन बाय रंगा द ट्राइब, रंगा ने पहले पुअर पीपल्स के लिए बात करी, फिर उन्होंने ट्राइब्स के लिए बात करते हैं। उन्होंने कहा हैड अमोंग इट रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली द गिफ्टेड, ठीक है, एक जयपाल सिंह बंदे थे जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता, मतलब स्पीकर टाइप समझ सकते हैं आप, स्पीकर थे। और उन्होंने कहा, मतलब वो ट्राइब से जुड़े हुए थे, उस कास्ट से जुड़े हुए थे। इन वेलकमिंग द ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन का समर्थन किया और कहा मैं एक आदिवासी हूँ और मैं शायद इस रेजोल्यूशन को समझ पाऊँ या समझा पाऊँ। यानी कि रेजोल्यूशन में जो लिखा हुआ है वो ऐसी टिपिकल बातें हैं जो हर आदमी नहीं समझ सकता है। बट माई कॉमन सेंस टेल मी, उन्होंने कहा लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ है वो सही होगा, क्योंकि हम सभी ने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है, एक साथ लड़ाई लड़ी है। इफ देयर इज एनी ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल दैट हैज़ बीन सेफली ट्रीटेड, इट इज़ माई पीपल। सबसे ज़्यादा जो परेशान पीपल्स हैं वो मेरे लोग हैं। दे हैव बीन, और यह जो पीपल्स हैं इनको 6,000 ईयर एगो से ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इनको बेदखल कर दिया जाता है, पहले इनको इनके घर से हटा दिया गया, फिर बाद में इनको पहले इनको जंगल से निकाल दिया गया, फिर इनको इनके घरों से, मतलब इनको जो भी आता है इनको परेशान करके चला जाता है। इनको अनसिविलाइज कहते हैं। हालांकि मैं जवाहरलाल नेहरू से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, उन्होंने इस ट्राइबल पीपल के लिए कुछ अच्छा किया होगा। इंडिया वेयर देयर इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर नो वन वुड बी नेग्लेक्टेड, यहाँ पे कोई भी जो है नेग्लेक्ट नहीं होगा। सिंस स्पोक, जो सिंह जो है वो ये कहते हैं, जो ट्राइब जो थे, कंडीशन दैट कुड हेल्प देम, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो अपनी कंडीशन और उनकी कंडीशन सिचुएशन को कोई हर आदमी नहीं जान सकता। हालांकि इनकी संख्या सामान्य है। ट्राइब्स वर नॉट ए न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज बट दे नीडेड प्रोटेक्शन, ये न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज नहीं है, संख्या में ट्राइब जो हैं ये माइनॉरिटीज में नहीं आते, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेक्शन चाहिए। इनको इनकी लैंड से बेदखल कर दिया जाता है, फॉरेस्ट से निकाल दिया जाता है और इनको हर बार नए घर की तलाश में जाना पड़ता है। इनको प्रीमिटिव और बैकवर्ड कहा जाता है। रेस्ट सोसाइटी जो है, बची सोसाइटी कभी भी इनके साथ इंटरमिक्स नहीं होती है, इनको एक अलग बना के रखा जाता है। हम भी इस सोसाइटी में मिक्स होना चाहते हैं, हम भी सेपरेट हम सेपरेट इलेक्टोरल्स की डिमांड नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लेजिस्लेचर में, यानी कि जहाँ पे कानून वगैरह बनते हैं वहाँ पर हमको रिजर्वेशन सीट चाहिए। अलो ट्राइब टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, इट वुड बी ए वे, ये एक रास्ता है, सेड ऑफ कंपेलिंग ऑर्डर टू हियर द वॉइस ऑफ द ट्राइब एंड कम हियर देम, जहाँ पे हम लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी, हम तक भी दूसरे जो पीपल्स हैं वो आएंगे। वी वर सरप्राइज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अच्छा, अब जो दूसरे हैं ट्राइब्स वालों ने अपनी बात कर दी, हमको माइनॉरिटीज में रखा जाए, स्पेशल राइट्स दिए जाएं, पुअर्स के लिए आ गया, अब डिप्रेस क्लास के लिए आ गया। हाउएवर द राइट ऑफ द डिप्रेस कास्ट टू बी डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अम्बेडकर हैड डिमांड सेपरेट इलेक्टोरल बाय द डिप्रेस कास्ट, महात्मा गांधी हैड अपोज्ड। मैंने बताया था 1932 में पूना पैक्ट हुआ था इनके बीच में, महात्मा गांधी जी ने के बीच में, तो सेपरेट इलेक्टोरल्स की डिमांड हटा दी थी। स्पेशल
रिजर्वेशन की बात मान ली थी। How could the Constitutional Assembly solve this opposition? What kind of protection were the depressed caste to be provided? तो क्या मिलेगा इनको? Some member of the depressed caste emphasized that the problem of the untouchable could not be resolved through protection and safeguard alone. इन्होंने कहा कुछ मेंबर जो थे कि हमको सिर्फ एक स्पेशल प्रोटेक्शन देने से और सेफगार्ड लगाने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमसे जो पीपल्स हैं हमारी सर्विस ले लेते हैं, हमसे हमारा काम ले लेते हैं, अच्छा हमारी सेवाएं ले लेते हैं, हमसे सर्विस ले लेते हैं, हमसे काम करवा लेते हैं, लेकिन हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हमको मंदिर में जाने से रोक देते हैं, हमको एकदम अलग अलग करके रखते हैं। This deaths were caused by the social norms and the moral value of the caste society. Society had used their service and labor but kept them at a social distance. हमसे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, हमारे साथ में मिक्स वगैरह नहीं होते, हमारे साथ में खाना नहीं खाते, हमको मंदिर में एंटर नहीं होने देते। वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफर। हम पीड़ित होते रहे हैं लेकिन अब हम नहीं होना चाहते। यह नागप्पा जो बंदे थे फ्रॉम मद्रास, उन्होंने ये चीज रखी, वी हैव रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं और हम इसको लेकर रहेंगे, हम हमारे अधिकारों को लेकर रहेंगे। नगमा पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड क्लास वर नॉट ए माइनॉरिटी। हमने मान लिया कि नंबर के अकॉर्डिंग हम डिप्रेस्ड क्लास में नहीं आते। दैट फॉर्म बिटवीन हम 20-25% पॉपुलेशन में हमारा शेयर है। देयर सफरिंग वाज ड्यू टू देयर सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन। हम सफर हो रहे हैं हमारे काम की वजह से, मार्जिनलाइजेशन की वजह से, ठीक है। हम भी दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेट, हम एजुकेशन नहीं ले सकते, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हिस्सा नहीं है। एड्रेसिंग असेंबली के.जी. खानदारकर ऑफ द सेंट्रल प्रोविजन सेड, ये बंदे हैं वो भी कहते हैं वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, हम हजारों सालों से दबाते आए हैं, दबाए गए हैं। टू सच एन एक्सटेंड नाइदर, अब और हमको इतना दबा दिया गया है, अब हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट इस तरीके से दब चुके हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज अवर पोजिशन, यह है हमारी पोजिशन, ठीक है। आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस अम्बेडकर टू नॉट, पार्टीशन के बाद में जैसे हिंदू मुस्लिम का जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से अम्बेडकर ने भी अपनी जो इच्छा थी वो छोड़ दी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी बी एबॉलिश, अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, हिंदू टेम्पल्स जो है सभी के लिए खोल देने चाहिए, सीट लेजिस्लेशन की सीट जो है वो और जॉब जो है गवर्नमेंट ऑफिस में लोअर कास्ट के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए। और हालांकि मैनी रिकॉग्नाइज दैट दिस कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, हालांकि कईयों ने माना कि इस तरीके से करने पर भी बहुत सारी हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। और उन्होंने सभी का पावर ऑफ द स्टेट, अब पावर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये इशू हो गया, अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर कैसे मिले। कईयों ने डिमांड करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, जिसकी वजह से वो फॉरेन इशू के ऊपर और पूरे कंट्री में सेफ गार्ड के लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए सेंटर को ज़्यादा बनाना चाहिए। लेकिन कईयों ने इसका विरोध किया, कईयों ने कहा कि सेंटर के पास ही सारी पावर्स हो जाएंगी तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और ज़्यादा काम होने की वजह से, ओवरबर्डन होने की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपना काम को कोलैप्स कर देगी। फिर एक समाधान निकाला गया कि सेंट्रल एक कॉन्करेंट लिस्ट निकाली गई, सॉरी तुम्हारी कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट निकाली गई जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आ गया। यूनियन लिस्ट में कुछ चीज़ें बताई गई, ठीक है, तो ये लिस्ट बनाई गई। लेकिन ये लिस्ट से पहले कि इसमें पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स दे दिए गए, ज़्यादा राइट्स दे दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास में राइट्स नहीं थे। अब हम ये पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द टॉपिक मोस्ट वाइग्रसली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बहुत ही बार इसको डिबेट किया गया। रिस्पेक्ट राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स
इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने रखा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा मजबूत रखना चाहिए। दैट द पार्टीशन इन ए सेलेक्टेड फैक्ट would be injurious to interest of the country, weak central authority which would provide for a weak central authority which would be incapable for ensuring peace। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी तो वो पीस वगैरह नहीं रख पाएगी, ठीक है। स्पीकिंग इफेक्टिव फॉर द होल कंट्री, द इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ढंग से काम नहीं कर पाएगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत पावरफुल नहीं होगी। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट बनाई गई, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट लिस्ट जो थी यूनियन लिस्ट जो थी, उसमें मालूम ही आपको जो लॉज वगैरह बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कॉन्करेंट में स्टेट और सेंट्रल दोनों बनाएंगे। जबकि और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास में कॉन्करेंट लिस्ट के लिए ज़्यादा पावर देगी, ठीक है। मैनी मोर आइटम आर प्लेस अंडर एक्सक्लूसिवली यूनियन कंट्रोल दैन इन अदर फेडरेशन एंड मोर प्लेस ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट टू दैन डिजायर्ड बाय द प्रोविजन। द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल एंड की इंडस्ट्रीज। यूनियन को मिनरल्स पे अधिकार दे दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 356 बना दिया गया जिसमें सेंटर को पावर थी कि वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर होने पर और रिकमेंडेशन गवर्नर का होने पर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेट फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरेशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ने और वित्तीय जो फाइनेंस जो है उसके लिए भी अधिकतर जो राइट्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। क्या क्या राइट दिए? वो कस्टम ड्यूटी, कंपनी टैक्स जो हैं इसके लिए सेंटर रिटेन ऑल द प्रोसीड। इन अदर केस इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी में इनको शेयर मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इनके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को लेवी और कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ओन। These include land and property tax, sale tax and duly profitable tax on bottle liquor। यानी कि अधिकतर जो केस थे जैसे आपको पता है, फिर से ले लेते हैं एक बार। इनकम टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी जो कंपनी जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और आपका इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी है इनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी टैक्स और सेल टैक्स दे सकती है, और जो लीकर है शराब वगैरह है उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। द सेंटर इज लाइकली टू बी फ्री। कईयों ने कहा इस तरह से ज़्यादा सेंटर को पावर देने की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिखर जाएगी। द राइट ऑफ द स्टेट वर मोस्टली जो केस संस्थान करके थे मद्रास से, री एलोकेशन ऑफ पावर वाज नेसेसरी फेल टू स्ट्रेंथन नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो द सेंटर। उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंटर गवर्नमेंट, मतलब कि जिस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट को पावरफुल कर दिया गया तो उसी तरह से स्टेट को भी पावरफुल किया जाएगा। There is almost an operation that by adding all kind of power to the center we will make it strong। अधिकतर पावर देने पर हालांकि वो पावरफुल हो रही है, लेकिन this was a misconception। If the center was overburdened with responsibility, ज़्यादा बर्डन अगर उसको हो जाएगा तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा सेंटर, ठीक है। अदर स्टेट्स के बारे में भी कहते हैं हमको आपने अधिकतर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, आपने अधिकतर फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो भी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएगा, और उसको हर चीज़ के लिए सेंटर की तरफ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा डार्क फ्यूचर इन ए फ्यू ईयर, और इस तरीके से थोड़े दिनों बाद ही क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। उनको कहेंगे हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हम सैनिटेशंस नहीं दे सकते, हम अच्छे रोड कैसे देंगे, सारी प्रॉब्लम जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को आएंगी। तो इसके लिए हमको कुछ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए। What we want today is a strong government। क्या हमें एक मजबूत सरकार चाहिए? इसके बात करते हैं। The argument for a greater power to the provisions provide a strong reaction in the assembly।
प्रोविजन स्टेट्स को पावर देने के लिए बहुत रिएक्शन हुआ। द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बी अंडरलाइन on numerous occasions since the Constitutional Assembly had begun its session. Ambedkar had cleared that he wanted a strong and unified center. बी आर अम्बेडकर ने बात क्लियर कर दी कि हाँ हम एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड सेंटर की डिमांड करते हैं, मच स्ट्रॉन्गर, ऐसा सेंटर की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। Reminding the member of the rights and violence that were ripping the nation apart, many members had repeatedly stated the power of the center had to be greatly strengthened to enable to stop the communal regime. उन्होंने कहा कि सेंटर को पावरफुल करना जरूरी है, जो भी कम्युनल राइट्स वगैरह होते हैं इनको दबाने के लिए ये जरूरी है। One member reacting to the demand for giving power to the provisions, Gopal Swami Ayanagara declared the center should be made as possible, strong as possible. जितना शक्तिशाली बना सकते हो आप बनाओ। वन मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविजंस, बाल कृष्ण शर्मा जो थे, reasoned at length that only a strong center could plan for a well-being of the country. जब सेंटर मजबूत होगा वो पूरे कंट्री के लिए अच्छा सोचेगा, वो मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा, इधर भेजेगा, एस्टेब्लिश ए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। तो विदेशी शक्तियां अगर हमला करती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा मुकाबला कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने कहा कि पहले मान लिया कि अपन लोग डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे थे। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे थे? क्योंकि पहले मुस्लिम लीग के लिए कह दिया गया था कि मुस्लिम प्रोविजंस होंगे, जहाँ पे मुस्लिम गवर्नमेंट होगी वहाँ पे सेंटर उस एरिया में कम से कम इंटरफेयर करेगा, ये पहले तय हुआ था। लेकिन अब जब मुस्लिम लीग ने पार्टीशन करवा लिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने कहा अब तो अपने ऊपर और भी कोई दबाव नहीं है, तो इस दबाव के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब जो लैंग्वेज जो है अपने इस नेशन की वो कौन सी होनी चाहिए है? पहले ये रखा गया कि भाई पहले अपने इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू रखेंगे और जो स्टेट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें डिबेट आ गया कि हर वो पीपल्स है वो इंग्लिश नहीं जानता, तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन किया जाए। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने एक सजेशन रखा कि हमें एक हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है इसको लागू करना चाहिए। हिंदुस्तानी लैंग्वेज एक हिंदी है, हिंदी के साथ साथ में दूसरी लैंग्वेज का मिक्सअप है ये हिंदी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज। हिंदी अलग लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी अलग है, देवनागरी अलग लैंग्वेज है, या देवनागरी हिंदी एक ही लैंग्वेज कर दीजिए। तो देवनागरी जो थी उसमें जैसे अपन जो लैंग्वेज बोल रहे हैं ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, इसमें अपन अपनी लैंग्वेज में उर्दू वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, या किसी दूसरे लैंग्वेज से भी अडॉप्ट कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा ये सभी समझते हैं इस लैंग्वेज को, हिंदुस्तानी लैंग्वेज को, तो अपन को इसी को ही नेशनल लैंग्वेज समझ देना चाहिए। या ठीक है, फिर अब इसी बात पे क्या हो गया, जो कुछ अगेंस्ट थे महात्मा गांधी के भी अगेंस्ट थे, कुछ पीपल महात्मा गांधी के सपोर्ट में भी थे जो अगेंस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, उस हिंदुस्तानी लैंग्वेज में से भी जो मतलब कि जो प्योर संस्कृत या प्योर देवनागरी वाले जो नॉन देवनागरी वाले जो वर्ड थे उनको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में से हटाने लग गए, उर्दू वाले वर्ड्स हटाने लग गए। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, मुस्लिम उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब क्या हुआ, जो पीपल जो थे जो हिंदू और मुस्लिम वाले सिस्टम जो करते थे उन्होंने इस हिंदुस्तानी लैंग्वेज में से ये वर्ड्स निकालने लगे, जिसकी वजह से जो मुस्लिम और दूसरे पीपल थे उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उर्दू है वो अरेबिक वाली जो लैंग्वेज है उसकी तरफ उनका झुकाव होने लग गया। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जो थे हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। एक प्ली ऑफ हिंदी कुछ ने कहा वहाँ पे असेंबली में, चलो आज के लिए अपन इतना ही टॉपिक रखते हैं, कुछ टॉपिक्स बच गए इसको अपन नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। आज अपन ने जो मोस्टली बात करी वो अपन ने बात करी डिफाइनिंग राइट्स, पीपल्स को जो राइट्स वगैरह हैं वो अपन
राइट्स कैसे दें, इन राइट्स में माइनॉरिटीज ग्रुप्स किसको माने, माइनॉरिटीज के अंदर कुछ ने कहा कि जो ट्राइब्स हैं उनको माइनॉरिटीज ग्रुप में लेना चाहिए, किसी ने कहा डिप्रेस क्लास को लेना चाहिए, किसी ने कहा कि वास्तव में माइनॉरिटीज जो हैं या स्पेशल राइट्स के जो हकदार हैं वो पुअर पीपल्स हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं है, उनको ये ही नहीं मालूम है कि उनको गवर्नमेंट ने क्या क्या राइट्स दे रखे हैं। बन रीडिंग लगा लेना। ओके बाय, सी यू सून।